हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिसाइड अ केस लाइक अ जज। और उसके लिए आज हमारे सामने है बीडी कुंठे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ। एंड द केस वाज डिसाइडेड इन द ईयर 2014 बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। चलिए जानते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे, इस केस में किस तरीके से एविडेंस को अप्रिशिएट किया गया, कौन से रेलेवेंट लॉज थे जो अप्लाई हो रहे थे, एंड फाइनली डिसीजन क्या हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जो एपेलेंट है बीडी कुंठे, उन्होंने लगभग 2004 में एनरोल किया इन आर्मी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने सूबेदार, जो कि सूबेदार रणधीर सिंह थे, उनकी हत्या करी। अब हत्या का क्या कारण था वो फैक्ट से हम समझते हैं। ये राजधान बारामूला सेक्टर में जम्मू कश्मीर में इनकी पोस्टिंग थी तब। और 28 जून 2006 को बीडी कुंठे ने रणधीर सिंह की हत्या करी। हत्या के पहले यह कहा जा गया कि 2006 में 28 जून को ही, जब बीडी कुंठे अपने बंकर में आराम फरमा रहे थे, उस समय उनको रणधीर सिंह ने बुलाया। रणधीर सिंह ने बुलाया तब वो नशे की अवस्था में थे। कौन? रणधीर सिंह। नशे की अवस्था में होने के बाद उन्होंने बीडी कुंठे को 2 थप्पड़ मारे माइल्डली। फिर उसके बाद अपने साथ आने को कहा। बीडी कुंठे उनके साथ पीछे पीछे गए। जब वो पीछे पीछे गए, वहां पर जिस कमरे में रणधीर सिंह और बीडी कुंठे पहुंचे, रणधीर सिंह ने अपने कमरे का लॉक लगा लिया। कमरे का लॉक लगाने के बाद रणधीर सिंह ने उनसे अपना पैंट उतारने को बोला। अब थोड़े चौंकने वाली बात थी, पैंट उतारने को क्यों बोला गया। जब पैंट उतारने को बोला गया तो उसके बाद उन्होंने थोड़ी आनाकानी करी, बट फिर उसके बाद गलत तरीके से उनको छूना चालू किया, उनकी बॉडी पे किस करना चालू किया। थोड़ा वो सहम गया बीडी कुंठे। उस बीच में लगभग 2-3 लोग रणधीर सिंह के कमरे में आए भी, बट रणधीर सिंह ने अपने कमरे से इन लोगों को भगा दिया। फिर उसके बाद जब बीडी कुंठे थोड़ी देर बाद अपने रूम से निकले, अपने बंकर में गए, अपने साथियों को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया। सूबेदार ने मेरे को रूम में बुलाया था, रूम में बुलाने के बाद मेरे को कमरे में बंद किया, बंद करने के बाद मेरे को पैंट उतारने को बोला। पैंट उतारने के बाद सॉडमी प्रैक्टिस करने की कोशिश करी। ही स्टार्टेड किसिंग ऑल ओवर हिज बॉडी। तो इस तरीके के फैक्ट्स कुछ हुए जो बीडी कुंठे के साथ घटना घटित हुई। इन लोगों ने एक प्लानिंग बनाई, बीडी कुंठे के मित्रों ने। बीडी कुंठे के मित्रों ने जब प्लानिंग बनाई कि हम शाम को मारेंगे सूबेदार को। मारने का मतलब कैसा कि पिटाई लगाएंगे, ऐसी कुछ इनकी प्लानिंग बनी। फिर शाम को जल्द से जल्द अपना डिनर करने के बाद बीडी कुंठे जहां पे उनकी पोस्टिंग थी वहां पर ड्यूटी देने चले गए। जब ड्यूटी देने गए तो वहां पे शाम को लगभग 8 साढ़े 8 बजे के करीब क्या हुआ कि जो सूबेदार थे, सूबेदार आए, सामने से अंधेरे में गाड़ी रुकी। बीडी कुंठे के पास इंसास राइफल थी अपनी, और जैसे ही बीडी कुंठे ने सूबेदार को देखा, पूरी मैगजीन खाली कर दी सूबेदार की बॉडी में। मतलब गोली चलाना चालू करी और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब सवाल ये उठा कि बीडी कुंठे के ऊपर क्या चार्जेस लगे। तो हाँ, हत्या हुई है। अगर हत्या हुई है तो धारा 300 के अंदर जो मर्डर है इंडियन पिनल कोड का, उसके तहत उनको सजा भी मिली 302 के अंदर। अब जब ये अपील गई तो अपील में इनका कंटेंशन ये था एपेलेंट का कि सी दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 300 में ये एक्ट लाइक करेगा। तो देखते हैं रेलेवेंट लॉज कौन से हैं। रेलेवेंट लॉज आर सेक्शन 300 इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 300 इंडियन पिनल कोड मर्डर डिफाइन करता है, और सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड डिफाइन करता है। मतलब सेक्शन 300 ये बताता है व्हेन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सेक्शन 300 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ये कहता है कि एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। मतलब कि सेक्शन 300 में यदि एक्सेप्शंस में आपका एक्ट लाइक कर रहा है, देन दैट एक्ट वोंट अमाउंट टू मर्डर, रादर इट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। यही एपेलेंट का कंटेंशन था, दैट ही वाज अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, एंड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इज एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 300। तो हमारे सामने क्या फैक्ट्स हैं? पहला फैक्ट है कि बीडी कुंठे अपने कमरे में था। रणधीर सिंह बीडी कुंठे को बुलाने पहुंचे, नशे की हालत में थे। नशे की हालत में
दूसरा फैक्ट ये भी था कि सूबेदार उनके सीनियर थे। सीनियर होने के नाते बीडी कुंठे को लगा कि इनको फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज इट वुड अमाउंट टू इनसबॉर्डिनेशन। बीडी कुंठे उनके पीछे पीछे गए। कमरे में जाने के बाद उन्होंने अननेचुरल इंटरकोर्स करने की कोशिश करी बीडी कुंठे के साथ, मतलब कि उनकी प्राइवेसी, उनके एक्ट्स को वायलेट करने की कोशिश की। अब सी, कह सकते हैं हम इंसान की आबरू लूटने की कोशिश करी एक हिसाब से। तो यही चीज थी कि जिन्होंने बीडी कुंटे को थोड़ा सा अग्रसरण की तरफ बढ़ाया, थोड़ा सा उनको ये कह सकते हैं हम कि प्रेरित किया कि ये एक्ट करना उनके लिए जरूरी है। गुस्से में थे, प्रोवोक हुए। प्रोवोक होने के बाद वो अपने कमरे में पहुंचे, बंकर में वापस पहुंचे। बंकर में पहुंचने के बाद उन्होंने अपने साथियों को बताया कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटित हुई। बट ये सुबह की बात थी, ऐसा सुबह हुआ। सुबह से अगर हम रात के 8 बजे का समय देखें तो शायद हमें लगता है कि ये जो अंतराल था ये काफी था कि उनके जो गुस्से को शांत किया जा सके। तो यहीं पर अगर हम देखें रेलेवेंट केस लॉस, तो रेलेवेंट केस लॉज में आर वर्सेस डफी आप सब लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, 1949 का है, कॉमन लॉ केस है। इसमें बताया गया प्रोवोकेशन क्या होता है। प्रोवोकेशन क्या होता है देखिए, the whole doctrine relating to provocation depends on the fact that it causes or may causes a sudden and temporary loss of self-control, whereby malice, which is the formation of an intention to kill or inflict grievous bodily harm, is negated. Consequently, where the provocation inspires an actual intention to kill or to inflict grievous bodily harm, the doctrine that provocation may reduce murder to manslaughter seldom applies. मतलब कि if the intention to commit murder is actuated by the provocation, प्रोवोकेशन ने आपके मन में इंटेंशन पैदा किया सामने वाले की हत्या कारित करने का। अब जब हत्या कारित हो गई है तो यहां पे प्रोवोकेशन के कारण डिफेंस क्या मिलेगा आपको कि वहां पर मर्डर का ऑफेंस बन जाएगा मैनस्लॉटर। ये इंग्लिश लॉ में मैनस्लॉटर बोला जाता है और इंडिया में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बोला जाता है। तो वैसे ही हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है केस ऑफ के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जी हां, जिसके ऊपर रुस्तम मूवी भी बनी हुई है। तो के एम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में काफी एग्जॉस्टिवली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय डिस्कस किया था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन को। तो प्रोवोकेशन क्या होता है? प्रोवोकेशन मतलब सडन लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। आपका एक एक्ट कमिट हुआ है, उसके कारण आप उत्तेजित हो गए, सामने वाले ने आपको गंदी गंदी गालियां बकी, हो सकता है आप उत्तेजित हो जाओ, सामने वाले को कुछ थप्पड़ मार दे, उसकी पिटाई कर दे, तो दिस एक्ट वाज अंडर प्रोवोकेशन। तो वैसे ही प्रोवोकेशन होना जरूरी अकेला नहीं है, प्रोवोकेशन के साथ दैट प्रोवोकेशन मस्ट बी ग्रेव एंड सडन। ठीक है, अब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होता है वो फैक्ट्स ऑफ द केस पर डिसाइड कर होता है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले, के एम नानावटी के बारे केस के बारे में देखें, या फिर हम रुस्तम मूवी की स्टोरी को ही ध्यान में रखें, तो रुस्तम मूवी की स्टोरी में क्या हुआ था, जो रुस्तम था उसने अपने वाइफ को जब पता पड़ा कि दैट हिज वाइफ इज विथ हिज वाइफ इज इन रिलेशनशिप विथ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी वाइफ को सिनेमा हॉल में छोड़ के गए। सिनेमा हॉल में छोड़ने के बाद शिप पर से अपनी पिस्टल को वापस से इशू कराया। पिस्टल इशू कराने के बाद वो डिसीज्ड के पास पहुंचे। डिसीज के पास मतलब कि जिसकी हत्या कारित हुई, पहुंचने के बाद उन्होंने पूछा कि वुड यू लाइक टू मैरी माई वाइफ। तो डिसीज ने क्या जवाब दिया, जरूरी नहीं है मैं हर उस औरत से शादी करूं जिसके साथ मैं सोया। तो दिस वॉज अ स्टेटमेंट विच प्रोवोक्ड के एम नानावटी, एंड सिमिलरली यही चीज मूवी में भी बताई गई है। तो इस तरीके के अगर स्टेटमेंट आपको उत्तेजित कर देते हैं, प्रोवोक कर देते हैं, तो दिस प्रोवोकेशन मस्ट बी ग्रेव एंड सडन। अब ग्रेविटी क्या है प्रोवोकेशन की, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस, एज वेल एज सडननेस क्या होती है, ये भी डिस्कस किया गया के एम नानावटी के केस में। तो कूलिंग ऑफ पीरियड इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से रिलेटेड है। अगर हम फैक्ट्स के ऊपर वापस पहुंचे बीडी कुंठे के, तो जैसा मैंने आपको कहा कि रात को 8 बजे करीब हत्या कारित की गई थी डिसीज की। अब जब इंसिडेंट हुआ
इंसिडेंट रात के समय हुआ, एक रात पहले। सुबह बंकर में लौटा वो बंदा। बंकर में लौटने के बाद उसने डिस्कस किया, ये एक डिस्कशन का मुद्दा बना। अब सवाल ये उठा कि क्या ये जो प्रोवोकेशन है ये ग्रेव एंड सडन है। तो इसके ऊपर जो कंटेंशन ये रहा कि सी, ऑल दो पहले हो सकता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड निकल गया हो, बट द मोमेंट द अक्यूज, दैट इज द कन्विक्ट, सॉ सूबेदार रात को 8 बजे, तो वहां पर हो सकता है वो वापस से प्रोवोक हुआ हो। बट द थिंग इज दैट प्रोवोकेशन मस्ट कम आउट ऑफ एन एक्ट। अब जो एक्ट था वो एक्ट तो एक रात पहले हुआ है। बंदा 8 बजे चलते हुए तुम्हारे सामने आ रहा है। कैन यू कंसिडर दिस एक्ट विच हैज प्रोवोक्ड बीडी कुंठे? तो यही सवाल के ऊपर डिस्कशन चलता रहा। अब हम भी वो डिस्कशन अगर देखें तो सवाल क्या है कि जब सूबेदार 8 बजे बीडी कुंठे के पास पहुंचे, तो क्या 8 बजे चल के जाना बीडी कुंठे के पास, वॉज दिस एन एक्ट विच गेव ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू बीडी कुंठे, जिसके कारण उन्होंने पूरी की पूरी मैगजीन ही उनकी छाती में उतार दी? सवाल यही तो है, डिस्कशन यही तो है कि क्या कूलिंग ऑफ पीरियड निकल चुका था? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब फैक्ट्स को देखा, कंसिडर किया, वही चीज हम अगर कंसिडर करते हैं तो यही निकल के आता है कि सुबह से लेकर रात को 8 बजे तक इंसान का गुस्सा शांत होना वाजिब है। गुस्सा शांत हो सकता है, एंड यू कैन नॉट कंसिडर द एक्ट ऑफ कमिंग टूवर्ड्स बीडी कुंठे इज एन एक्ट which gave him grave and sudden provocation. So this is how BD Kunthe's case was decided, and BD Kunthe को grave and sudden provocation का डिफेंस नहीं मिला। तो हमने इस चीज में क्या सीखा? How a judge decides a case. फैक्ट्स हैं सामने, रेलेवेंट लॉज हैं, यू हैव टू अप्रिशिएट एविडेंसेस। एविडेंसेस देखे जाएंगे। एविडेंसेस के तौर पर हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या वो रेलेवेंट फैक्ट्स में अप्लाई हो पा रहे हैं। अब एविडेंस एडमिसिबल भी हो सकते हैं, इनएडमिसिबल भी हो सकते हैं, बट इफ एन एविडेंस इज एडमिसिबल तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या रेलेवेंट लॉस के अंदर सामने वाले बंदे को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या फिर उसके लिए कोई वहां पर डिफेंस मौजूद है एज अ जनरल एक्सेप्शन। या फिर अगर मर्डर की बात की जाए तो अगर उसका एक्ट एनी ऑफ द 5 एक्सेप्शंस के अंदर लाई कर रहा है, तो क्या वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा या नहीं होगा। तो बीडी कुंठे का अगर हम केस देखते हैं तो बीडी कुंठे के केस में जो कूलिंग ऑफ पीरियड था, दैट इज जब एक्ट हुआ, परपिट्रेटर का एक्ट था, एक्ट ऑफ सोडमाइजिंग, तब से लेकर रात को 8 बजे तक एक सफिशिएंट टाइम पीरियड तक ऐसा अंतराल था जहां पर इंसान का गुस्सा कम हो सकता है। तो दिस इज हाउ द केस वाज डिसाइडेड। रेलेवेंट लॉस के अंदर अप्लाई नहीं हुआ, डिफेंस नहीं मिला, एंड बीडी कुंठे वाज कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस डिस्कशन। तो इस तरह कुछ और केस लॉस के हम आते रहेंगे आपके साथ में, और वहां पे हम डिस्कस करेंगे हाउ अ जज विल अप्लाई हिज माइंड टुवर्ड्स द फैक्ट्स ऑफ द केस। चलिए, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद जुडिशरी गोल्ड, एंड लेट्स सी हाउ यू कैन एनरोल विद अस। चलिए, जैसे ही आप toprainkers.com की वेबसाइट को लॉग ऑन करेंगे, वहां पे कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर एक पेज आएगा। देन यू हैव टू टैप ऑन ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग में टैप करने के बाद आपको जुडिशरी एग्जाम्स के ऊपर टैप करना है। देन ऑन सिविल जज। सिविल जज के ऊपर टैप करने के बाद यहां पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट पूरी दिख जाएगी। ये जैसे क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स के साथ यहां पे आपको ऑफलाइन बैच की भी मिल जाएगा। वी हैव बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस। ऑफलाइन बैच यहां पर भोपाल के ही सेंटर में चल रहा है, यू कैन कम एंड ज्वाइन विद अस। इसके साथ में हमारे पास ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी है। ऑनलाइन कॉम्प्रिहेंसिव बैच यहां पर अगर आपको एनरोल करना है, दिस इज ऑल अबाउट ऑनलाइन प्रिपरेशन। लाइव क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आपके लिए ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अब इन डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ आपके लिए, चाहे आप ऑफलाइन बैच में हो या ऑनलाइन बैच में हो, रेगुलर आंसर राइटिंग टेस्ट होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेन एग्जामिनेशन, एज वेल एज वीकली सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होते हैं। आपकी प्रिपरेशन के पेस को बनाए रखने के लिए ये सब आपके लिए डिजाइन किया गया कोर्स है। इसके साथ में यदि आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या फिर हो सकता है कि आप कॉलेज में स्टूडेंट हैं, आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप रेगुलरली क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते, एक लंबे टाइम पीरियड को
आप अपने लिए डिवोट नहीं कर पा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। सो यू हैव सेल्फ पेस्ड प्रिपरेशन। सेल्फ पेस्ड लर्निंग बैच है, इसे हम जुडिशरी गोल्ड 1 JG1 बैच भी बोलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। इन रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आपको वहां पर रेगुलर बेसिस पर टेस्ट भी अवेलेबल है, आंसर राइटिंग टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने स्केड्यूल को बनाइए, सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए। चाहे तो आप 1 साल में कर सकते हैं, साल 6-8 महीने में आप अपने कोर्स को अपने पेस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कर सकते हैं। So this is all about the courses of Judiciary Gold, and if you are interested, then you can register with the given link below in the description box. Thank you.